आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि शेयर्स होते क्या हैं और हमने शेयर कैपिटल की टाइप्स, शेयर्स की टाइप्स की थी। अब हम ये पढ़ेंगे कि शेयर्स को अलॉट कैसे किया जाता है। सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, यानी आपकी कंपनी ने अगर शेयर्स इशू कर दिए हैं पब्लिक को, तो अब इशू करने के बाद लोगों को बेसिकली क्या होता है, प्रोसीजर क्या है कि आप प्रॉस्पेक्टस इशू करोगे, लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये कंपनी जो है शेयर्स में इंटरेस्टेड है, शेयर्स हम खरीद सकते हैं इस कंपनी के, इनको पैसे चाहिए, तो पब्लिक आपको पैसे देगी। अब पैसे देने के बाद अब कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करेगी। तो वो अलॉटमेंट का प्रोसीजर कि किस तरीके से शेयर्स को अलॉट किया जाता है। सबसे पहले अलॉटमेंट जो है वो प्रॉपर अथॉरिटी कर सकती है। प्रॉपर अथॉरिटी का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा होना चाहिए कि आप शेयर्स अलॉट कर सकते हो। दूसरा, जो भी ये शेयर्स अलॉट करेंगे वो एक प्रॉपर अथॉरिटी होगी, और वो प्रॉपर अथॉरिटी कौन है? डायरेक्टर्स। तो बेसिकली सिर्फ डायरेक्टर्स ही हैं जो शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं। तो ये जो है फर्स्ट पॉइंट है, इस तरीके से शेयर्स को अलॉट किया जाता है। सेकंड, अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहो, जिसको चाहो, आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, तो उसने चाहे अप्लाई भी ना किया हो फिर भी उसको हम अलॉट कर देंगे शेयर्स। तो सबसे पहले एप्लीकेशन जिन लोगों की आई है, हमारे पास एप्लीकेशन मनी है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ही शेयर्स अलॉट किए जा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है ये फॉलो करना पड़ता है कंपनीज को और डायरेक्टर्स को। थर्ड है, विद इन रीजनेबल टाइम हमारे को शेयर्स अलॉट करने पड़ते हैं। इवन कंपनी लॉ भी नहीं बताता कि रीजनेबल टाइम क्या है, लेकिन स्टिल कई केसेस में ये देखा गया है 5 से 6 महीने तक भी अनरीजनेबल टाइम बोला जाता है। यानी जब आपके पास एप्लीकेशन मनी आ गई तो उसी टाइम ही आपको प्रोसीजर शुरू करना पड़ेगा अलॉटमेंट का। अगर आप 5 से 6 महीने भी लगा देते हो अलॉटमेंट करने के लिए, वो भी कई बार अनरीजनेबल टाइम माना जाता है। तो इसीलिए आपको अलॉटमेंट रीजनेबल टाइम में कर देनी चाहिए। देन आपने यानी आप डायरेक्टर हो कंपनी के, आपने सोचा कि ठीक है हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ गई है, अब हम शेयर्स अलॉट कर देते हैं। आपने अपने आप से फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, अलॉटमेंट कर दी, लेकिन वो भी पूरा फुल फ्लेज कंप्लीट नहीं हुआ टास्क आपका, क्योंकि आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। आपको शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा कि आपने शेयर्स जो हैं वो उनको अलॉट कर दिए हैं। तो चाहे वो बाय पोस्ट बताओ या जिस मर्जी तरीके से, बट आपको ये कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है कि उनको अलॉटमेंट हो गई है शेयर्स की। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसमें है एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट। यानी जो भी पर्सन, चाहे वो आपको एप्लीकेशन मनी दे रहा है, जो भी पर्सन अप्लाई कर रहा है आपके शेयर्स के लिए, वो कोई कंडीशन नहीं रख सकता। ठीक है, तो जिस तरीके से एप्लीकेशन मनी दी गई थी उसी तरीके से उसको अलॉटमेंट मिलेगी। ये जो एप्लीकेशन मनी देने का प्रोसीजर है, जो अलॉटमेंट करने का प्रोसीजर है, ये अनकंडीशनल होना चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यानी इस पॉइंट के मुताबिक अगर आपने 200 शेयर्स अप्लाई किए हैं तो फिर आपको तो 200 शेयर्स ही मिलने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कई बार क्या होता है कि लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया शेयर्स के लिए। ठीक है, तो 200 के 200 शेयर्स तो हम इनको नहीं दे सकते, क्योंकि हमने मार्केट में शेयर्स कहा था कि 1 लाख शेयर्स ही हम इशू करेंगे। एप्लीकेशन मनी आ गई 2 लाख, तो नेचुरली अब हम सबको सारा पैसा सबसे नहीं ले सकते, और सबको जितने शेयर्स वो चाहते हैं उतने नहीं दे सकते। तो यानी इन 200 शेयर्स वालों को हो सकता है कंपनी सिर्फ 100 शेयर्स ही अलॉट कर सके। अब इस केस में क्योंकि 100 शेयर्स ही अलॉट करने पड़ेंगे, तो ये तो कंडीशनल हो गया, क्योंकि आप जो है ये पॉइंट जो है, कंपनी एक्ट क्या कहता है कि जितना आपने एप्लीकेशन मनी ली है, ठीक है, उतना ही आप अलॉट करोगे, कोई कंडीशन जो है वो पर्सन नहीं रख सकता। लेकिन इस केस में
कंपनी जो है उसको उतने शेयर्स नहीं दे रही, इसीलिए कंपनी जब भी शेयर्स अलॉट करने से पहले प्रॉस्पेक्टस निकालती है तो एप्लीकेशन मनी जब मंगवाती है तो उसमें एक लाइन लिखी होती है कि जो मैं एप्लीकेशन मनी दे रहा हूँ, जितने शेयर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं उतने शेयर्स या उससे स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ शेयर्स जो है अगर मुझे मिलते हैं तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये रिटर्न में जो पर्सन है जो अप्लाई कर रहा है शेयर्स के लिए वो उसमें एक्सेप्टेंस देता है, तभी इस केस में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है तो कंपनी उसको कम शेयर्स दे सकती है। तो ये था प्रोसीजर अलॉटमेंट का। अब बेसिकली अगर हम देखें कि कंपनी लॉ कहता है कि जब भी शेयर्स अलॉट करने हैं तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रुकावटें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको माननी पड़ती हैं। वो क्या है कि जब भी आपने ऑफ़र देना है पब्लिक में, यानी आप शेयर्स अलॉट करने वाले हो, उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि आप अलॉटमेंट करने से पहले शेयर्स के बारे में लोगों को इशू करने से पहले आप सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करोगे। फिर उसके बाद उस प्रॉस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स कि आप प्रॉस्पेक्टस में ये चीज़ लिखोगे कि कितना परसेंट मनी अगर आपके पास आ जाता है या कितनी अमाउंट आपके पास आ जाती है तो ही आप ये अलॉटमेंट का प्रोसीजर आगे कंटिन्यू करोगे, अदरवाइज़ आप रिफ़ंड कर दोगे पैसा। तो ये लाइन, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको बतानी पड़ेगी लोगों को। देन थर्ड कंडीशन क्या है, एप्लीकेशन मनी में ही आपको 5% ऑफ द अमाउंट जो है आपको मंगवा लेनी पड़ेगी एप्लीकेशन मनी में ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो है एप्लीकेशन मनी में एटलीस्ट 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट जो है वो मंगवाओगे। नेक्स्ट है, जितना भी पैसा आएगा एप्लीकेशन मनी से वो आप एक स्केड्यूल्ड बैंक में डालोगे। एक प्रॉपर अकाउंट होगा जो सिर्फ इसी पर्पस के लिए होगा कि एप्लीकेशन मनी आ रही है, रिफ़ंड जाएगा तो वो उसी अकाउंट से जाएगा, तो आपको वो भी डिपॉजिट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर बैंक में। देन अलॉटमेंट जो है शेयर्स की वो आप स्टॉक एक्सचेंज में डील करोगे, यानी कि आप एप्लीकेशन सबसे पहले लेके रखोगे, स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दोगे कि आप जो है शेयर्स इशू करने वाले हो, और फिर जो डीलिंग होगी वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होगी। तो ये रिस्ट्रिक्शंस आपको माननी पड़ेंगी जब आपको अलॉटमेंट करनी है। नेक्स्ट है इर्रेगुलर अलॉटमेंट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इर्रेगुलर अलॉटमेंट क्या होती है। तो जैसे ही हमने रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी, जो भी हमने कंडीशंस पढ़ी, अगर आप वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करते तो उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर अलॉटमेंट, कि आपने सही ढंग से अलॉटमेंट नहीं की और उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, उसके कुछ इफ़ेक्ट होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इर्रेगुलर अलॉटमेंट के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कब इर्रेगुलर अलॉटमेंट होगी। सबसे पहले, अगर आपने अलॉटमेंट ले ली लेकिन आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का ध्यान नहीं रखा, ठीक है, तो आपने लिखा था कि 90% अगर पैसा हमारे पास आएगा तो ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आपके पास 80% ही पैसा आया जितना आपने मंगवाया था, तो नेचुरली अब आपको जितना पैसा आपके पास आया था विच इज़ 80%, वो सारा का सारा पैसा आपको वापस कर देना चाहिए था, रिफ़ंड कर देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अलॉटमेंट कर दी, आगे शेयर्स दे दिए, तो वो इर्रेगुलर अलॉटमेंट का पॉइंट माना जाएगा। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया कि एप्लीकेशन मनी में आपको एटलीस्ट 5% तो मंगवाने ही पड़ेंगे। यहाँ पे आपके पास 5% आपने नहीं मंगवाए, फिर भी आपने अलॉटमेंट कर दी, तो भी वो इर्रेगुलर अलॉटमेंट मानी जाएगी। आपने अलॉटमेंट जो है वो किसी बैंक में एप्लीकेशन मनी डाले बिना अलॉटमेंट कर दी, तो भी वो इर्रेगुलर अलॉटमेंट है। प्राइवेट कंपनी क्योंकि प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती, तो प्राइवेट कंपनी स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, उसके बिना ही प्राइवेट कंपनी ने अलॉटमेंट कर दी, तो भी वो इर्रेगुलर अलॉटमेंट है। कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने लिस्ट करना भूल गई, अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं करवाया, तो उस केस में भी वो इर्रेगुलर अलॉटमेंट है। इनफैक्ट
अगर आपने डीमैट फॉर्म में शेयर्स नहीं दिए तो भी वो इरेगुलर अलॉटमेंट का ही पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें, अगर ये कंडीशंस, क्योंकि कंपनी लॉ ने कहा है, सेबी ने कहा है, आप नहीं मान रहे तो वो इरेगुलर अलॉटमेंट मानी जाएगी। अब जानते हैं इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर कंपनी इरेगुलर अलॉटमेंट करती है तो सबसे पहले या तो वो वॉइडेबल हो सकता है। वॉइडेबल का मतलब कि जिसको शेयर्स अलॉट हुए हैं वो कह दे कि मुझे शेयर्स जो हैं नहीं लेने, ठीक है, मुझे मेरे पैसे वापस करो और मैं आपको शेयर्स वापस करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म करते हैं। या फिर फाइन लग सकता है, या अलॉटमेंट वॉइड हो सकती है, या डायरेक्टर्स को बोला जा सकता है कि आप अपनी पॉकेट से पेनल्टी दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर कंपनी इरेगुलर अलॉटमेंट करती है। अब देखते हैं कब कब क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपने प्रॉस्पेक्टस नहीं रजिस्टर किया, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस आरओसी को फाइल नहीं करवाया, उसके बिना अलॉटमेंट कर दी, या फिर आपने एप्लीकेशन मनी पे 5% नहीं मंगवाया, या फिर आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव किए बिना ही अलॉटमेंट कर दी, इन तीनों चीज़ों के टाइम पे आपकी अलॉटमेंट जो है वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अलॉटमेंट एज इट इज़ चलती रहेगी, लेकिन आपको फ़ाइन हो जाएगा। उन तीन चीज़ों में फ़ाइन होगा। लेकिन अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवाए अपने शेयर्स या डिबेंचर्स, उस केस में आपकी अलॉटमेंट जो है वो वॉइड मानी जाएगी। आपने, दैट मीन्स आपने एक्चुअल में सही अलॉटमेंट की ही नहीं, तो जो जितनी भी अलॉटमेंट की है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो वॉइड है, नल है, ठीक है। प्लस पेनल्टी जाएगी। पेनल्टी कौन पे करेगा? कंपनी प्लस जितने भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे वो सारे लोग जो है पेनल्टी पे करेंगे। पर्टिकुलर पेनल्टी गिवन नहीं है कि कितने रुपीज़ तक की पेनल्टी होगी, वो अमाउंट कितना इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन अलॉटमेंट जो है उस केस में वॉइड होगी। या फिर अगर आपने शेयर्स इशू कर दिए लेकिन वो डीमैट फॉर्म में नहीं थे, उस केस में भी अलॉटमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको फ़ाइन होगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर कंपनी इरेगुलर अलॉटमेंट करती है तो। अलॉटमेंट में ही एक और पॉइंट है, रेनन्सिएशन ऑफ अलॉटमेंट। रेनन्सिएशन का मतलब क्या है कि अगर कोई शेयर होल्डर जिसने एप्लीकेशन मनी आपको दी थी, आपने उसको अलॉट कर दिए शेयर्स, अगर वो अभी चाहता है कि मुझे शेयर्स नहीं चाहिए, वो अपने शेयर्स की अलॉटमेंट को किसी और पर्सन को देना चाहता है, तो आप वो परमिट करोगे, आप उसको ऐसा करने की इजाज़त दे दोगे। तो उस प्रोसेस को कहते हैं कि उसने अपना राइट जो है अलॉटमेंट का रिनंसिएट कर दिया, किसी और को दे दिया, वो भी फिजिबल है, आप ऐसा कर सकते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर क्या होता है कि जब, जैसे हमने एप्लीकेशन मनी 2 रुपये मंगवाए, अलॉटमेंट में भी 4 रुपये मंगवा लिए, ठीक है, और फर्स्ट कॉल में हमने बाकी के 4 रुपये मंगवा लिए, तो बेसिकली इस तरीके से हमने 10 रुपये शेयर होल्डर से मंगवाए। अब शेयर होल्डर ने पहले हमें 2 रुपये दे दिए थे, अलॉटमेंट के 4 रुपये भी दे दिए, लेकिन फर्स्ट कॉल के पैसे वो नहीं पे कर रहा। हमने उसको रिमाइंडर दिया, हमने बहुत बार उसको समझाया, लेकिन स्टिल उसके 4 रुपये वापस नहीं आए। उस केस में जब पर्सन हमारे को फुल अमाउंट नहीं पे करता, कुछ अमाउंट उसकी अभी भी बैलेंस है लेकिन वो पे नहीं कर पा रहा, उस केस में हम क्या करते हैं, उसकी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर देते हैं, यानी कैंसिल कर देते हैं। उसको जो शेयर्स हमने दिए थे वो शेयर्स हम उसके वापस ले लेते हैं, अपने पास कन्फिस्केट कर लेते हैं। उन शेयर्स को कन्फिस्केट करने का मतलब क्या है कि हमने उसके शेयर्स जब्त कर लिए, यानी फोरफीट कर लिए। तो ये पूरा प्रोसीजर है फोरफीचर का। अब फोरफीचर जो करना है वो बहुत ही इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, इसीलिए कंपनी ज़्यादातर इसको नहीं चाहती कि वो फोरफीट करें शेयर्स को। क्योंकि सबसे पहले फोरफीचर में होता क्या है, रूल्स क्या हैं कि कैसे या कब आप फोरफीट कर सकते हो शेयर्स। सबसे पहले अगर सिर्फ
नॉन पेमेंट है, अगर जैसे इस केस में फर्स्ट कॉल पे उसने पैसा नहीं दिया था, सिर्फ उसी केस में हम उसके शेयर्स को फोरफीट या जब्त कर सकते हैं। सेकंड है, उसके लिए हमारे को उसको पर्टिकुलर नोटिस देना पड़ेगा, प्रॉपर नोटिस उसको बताना पड़ेगा कि हमने शेयर्स दिए थे, इस डेट को इशू किए थे शेयर्स, आपको इस डेट को पैसे वापस करने थे, ठीक है, आप पैसे वापस नहीं किए आपने, ये 4 रुपये आपके अभी भी बैलेंस है, तो आपको पैसे वापस करने का हम फिर टाइम दे रहे हैं, इतने टाइम पीरियड में आप पैसे वापस कर दो, अदरवाइज़ अगर आपके पैसे नहीं आते तो हमें आपका जो आपके शेयर्स हैं वो फोरफीट करने पड़ेंगे। तो ये प्रॉपर नोटिस जो है वो आपको देना पड़ेगा, और ये नोटिस एटलीस्ट 14 दिन पहले देना पड़ता है, आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि 14 दिन का टाइम देना पड़ता है कि 14 दिन आपके पास है कि आप पैसे वापस कर दो, ठीक है, वरना हम फोरफीट कर देंगे। फिर भी अगर पैसे नहीं आते, 14 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक फॉर्मल रेजोल्यूशन डालेंगे डायरेक्टर्स, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें वो नोटिस भी अटैच करेंगे कि हमने नोटिस भी दिया था, पैसे फिर भी नहीं आए, तो अब हम इस पर्सन के जो शेयर्स हैं वो फोरफीट कर रहे हैं। फोरफीट करने का मतलब ये जो 6 रुपये उसके आए हैं ये भी उसको वापस नहीं किए जाएंगे, ये अब 6 रुपये कंपनी के हो गए, और जो शेयर्स थे उस पर्सन के वो भी कंपनी के पास ही आ गए। अब पर्सन का मेंबरशिप के रजिस्टर से नाम हट चुका है। नेक्स्ट है, जो कंपनी है वो अपने बेनिफिट के लिए इन शेयर्स को चाहे री इशू करे, चाहे जो मर्जी करे, अब कंपनी के ऊपर है, लेकिन सिर्फ जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास ये पावर है कि वो फोरफीट कर सकें शेयर्स को, और वो फोरफीट भी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी करेंगे, कंपनी के हित के लिए ये सारी चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ अ वैलिड फोरफीचर। अब जब फोरफीट हो गए शेयर्स तो उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले जिस मेंबर के शेयर्स फोरफीट हुए हैं वो अब मेंबरशिप उसकी ख़त्म हो चुकी है, अब वो मेंबर नहीं रहा। दूसरा, लेकिन अगर कंपनी जब भी वाइंड अप होगी तो वाइंड अप के टाइम पे हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले अगर वाइंड अप में सपोज़ आपके एसेट्स कम हैं, लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो नेचुरली कंपनी जो है पैसे मंगवाएगी। अब जब मेंबर्स से पैसे मंगवाएगी तो सबसे पहले जो उस टाइम के प्रेजेंट मेंबर्स होंगे उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं, ठीक है, जिनका कुछ भी रिमेनिंग अमाउंट है उनसे मंगवाया जाता है। अगर वो पैसे पूरी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए कम पड़ जाते हैं तो फिर पास्ट मेंबर्स पे जाता है, और पास्ट मेंबर में ये फोरफीचर वाला पर्सन अभी भी होगा, ठीक है, उससे तभी भी पैसे मंगवाए जा सकते हैं। वो 4 रुपये जो उसने नहीं दिए वो वाइंडिंग अप के टाइम पे इससे फिर दोबारा से कॉल किए जा सकते हैं क्योंकि इसने अभी तक पैसे नहीं दिए। तीसरा, जो फोरफीचर शेयर थे वो री इशू कर सकती है कंपनी अपने हिसाब से। तो ये था फोरफीचर ऑफ शेयर्स और उसके इफ़ेक्ट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।